12 जून 2025 फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। हर शख्स बहुत ज्यादा खुश है। कोई अपनी माँ से मिलने जा रहा है तो कोई वेकेशंस पर और कोई अपनी पूरी फैमिली में छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर बहुत खुशी से इस सफर पर रवाना हो। हर सीट पर एक कहानी है और हर सीट पर एक जिंदगी। बस 30-40 सेकंड में सब के सब हाथ राख बन गए। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसका इंजन शट डाउन हुआ और वो एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जाके गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ, आसमान से आग का गोला उतरा और जमीन पर सिर्फ धुआं, चीखें और खामोशी रह गई। ये सीन इतना भयानक था कि आसपास के लोग शौक में बिल्कुल जम गए और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। 241 लोग ऑन बोर्ड मारे गए और जमीन पर भी 28 लोगों की मौत हो गई। Ahmedabad, in that 1 minute when the AI-171 crashed. That devastating and tragic Air India crash. वेलकम टू डिकोडेड मिस्ट्री, जहां हम फैक्ट्स और मिस्ट्रीज को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम जानेंगे इस हादसे के हर पहलू को, चाहे वो फ्लाइट की तैयारी हो या फिर फाइनल इन्वेस्टिगेशन। हर चीज इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आखिर तक देखते रहें इस वीडियो को ताकि आप जान सकें कि इस हादसे की असल वजह क्या थी। हमारा सब्जेक्ट है एक प्लेन जिसका टेल नंबर है VTANV, एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर जो कि 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। इसका राइट इंजन मार्च 2025 में रिप्लेस हुआ था और इसके लेफ्ट इंजन की इंस्पेक्शन हुई थी अप्रैल 2025 में। इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा निकला, ब्रिटिश पैसेंजर विश्वास कुमार, जो कि सीट 11A पे था। प्लेन रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल पर था। लास्ट मेजर इंस्पेक्शन हुई थी जून 2023 में और अगला दिसंबर 2025 में था। एयर इंडिया ने कोई रेड फ्लैग नहीं लगाया। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कमर्शियल एविएशन में अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए मशहूर था और अब यही ड्रीम कभी ना भूलने वाला सपना बनने वाला था। अगर हम क्रैश की सीक्वेंस को देखें तो 8:08 पर प्लेन ने रनवे से व्हील उठाए। सिर्फ 17 सेकंड के बाद प्लेन ने लिफ्ट ली और अपने तमाम ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। अगले 10 सेकंड में कॉकपिट में पायलट ने मेडे कॉल की और थर्स्ट इश्यूज दिखाए। 30 से 40 सेकंड में रैम एयर टर्बाइन, जो कि एक स्मॉल ग्रे डॉट है अंडर विंग्स, वो डिप्लॉय होता है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम फेल हो चुका है और वो इमरजेंसी बैकअप सप्लाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये था कि दोनों इंजन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक हैं, वो फेल हो चुके हैं और सिर्फ 36 सेकंड के अंदर वो प्लेन सीधा जाके एक मेडिकल हॉस्टल पर टकराया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो कि आसमान में नजर आया। अब अगर इस प्लेन क्रैश की पॉसिबल रीजंस को डीकोड किया जाए तो सबसे पहले आता है डुअल इंजन पावर फेलियर। मॉडर्न जेट्स जैसे कि बोइंग 787 डुअल इंजन्स पर काम करते हैं। अगर उसका एक इंजन भी खराब हो जाए तो दूसरा इंजन काफी होता है कि वो अपनी फ्लाइट कंटिन्यू कर सके और ज्यादातर जेट्स इसी इंजन पर काम करते हैं। हर जेट इसी डिजाइन पर काम करता है। अगर उसका लेफ्ट या राइट इंजन खराब हो जाए तो एक इंजन काफी होता है उसको परफेक्टली लैंड करवाने के लिए। लेकिन हमारे केस में AI-171 के साथ कुछ अजीब हुआ। उसके दोनों इंजन साइमल्टेनियसली थर्स्ट देना बंद हो गए। एविएशन टर्म में इसको डुअल इंजन पावर लॉस कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि फ्लाइट लिफ्ट करने के कुछ सेकंड बाद थ्रोटल यानी थर्स्ट लीवर डाउन हो गया और कॉकपिट में मेडे मैसेज आया, वी हैव लॉस्ट पावर, थर्स्ट इशू। इसका मतलब था कि कोई भी इंजन काम नहीं कर रहा था और प्लेन सिर्फ हवा और ग्रेविटी के सहारे स्लाइड कर रहा था। और फिर डिप्लॉय हुआ रैम एयर टर्बाइन, जो कि एक छोटा सा ग्रे डॉट है जो सिर्फ तब डिप्लॉय होता है जब पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो चुका हो। अब डुअल इंजन पावर फेलियर की 3 पॉसिबिलिटीज थी। सबसे पहले हो सकता है कि फ्यूल टैंक के अंदर कंटेमिनेशन हो। कोई भी इम्प्योरिटी जैसे कि पानी, रेत या कोई भी केमिकल अगर फ्यूल टैंक के अंदर चला गया तो वो पूरे इंजन को शट डाउन कर सकता था। दूसरी पॉसिबिलिटी थी फेडेक माल फंक्शन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंजन को कंट्रोल करता है। अगर इसके अंदर भी कोई माल फंक्शनिंग हो जाए तो भी पूरा इंजन शट डाउन हो सकता है। तीसरा पॉसिबल रीजन हो सकता था बर्ड स्ट्राइक। अगर दोनों इंजन में साइमल्टेनियसली बर्ड्स चले गए हों तो वो दोनों सिस्टम्स फेल हो सकते थे। लेकिन इस थ्योरी को अभी तक रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि
कोई भी बर्ड रिमेन्स नहीं मिले। दूसरा पॉसिबल रीजन जो हो सकता है वो है फ्लैप्स सेटिंग और लैंडिंग गियर मिसकॉन्फ़िगरेशन। रूटर्स के सोर्सेज ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लैप सेटिंग और लैंडिंग गियर की कॉन्फ़िगरेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। फ्लैप्स वो मूविंग पार्ट होते हैं जो कि विंग्स के एजेस पे मौजूद होते हैं। टेक ऑफ के वक्त इनको स्पेसिफिक एंगल पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्लेन एक अच्छी लिफ्ट ले सके। अगर इनका एंगल जरा सा भी खराब हो तो या तो प्लेन लिफ्ट नहीं कर पाता या फिर उसकी नोज बहुत अपस्टॉल हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेन हवा में जाकर अपनी स्टेबिलिटी लूज कर लेता है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन ग्लिच हुआ हो, यानी कि या तो पायलट ने गलत बटन दबाया या फिर सिस्टम ने इंफॉर्मेशन गलत रिसीव की। WSA के इनिशियल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चला कि फ्लैप्स एकदम सही पोजीशन में थे, तो फिर ये थ्योरी डाउटफुल हो गई। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन जो कि इस प्लेन क्रैश की हो सकती है वो है इलेक्ट्रिक और फैटिक मालफंक्शन। बोइंग 787 ट्रेडिशनल सिस्टम की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करता है। पुराने प्लेन्स में या तो हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक सिस्टम्स यूज होते थे, लेकिन बोइंग में तमाम तरह सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक है। इसीलिए कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स जैसे कि यूके और अमेरिका का कहना है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उसके इंजन्स फेल हो गए हों, जिसकी वजह से फैटेक सिस्टम फेल हो गया हो। फैटेक का मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये इंजन का ब्रेन होता है जो कि फ्यूल, टेम्परेचर, सेंसर्स और थ्रोटल को कंट्रोल करता है। अगर फैटेक में कोई बग या ग्लिच आ जाए तो सिस्टम इंजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है ताकि इंजन डैमेज ना हो। ये चीज बहुत रेयर होती है, लेकिन इस केस में जो राट डिप्लॉय हुआ था वो इस थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने ड्रीमलाइनर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कमांड रिलेज का डीप ऑडिट शुरू कर दिया है ताकि ये समझ सकें कि कहीं सिस्टम ने गलती से इंजन पावर तो कट नहीं कर दी। फोर्थ रीजन, सबोटेज और फाउल प्ले। जब भी कोई प्लेन क्रैश अनएक्सप्लेन्ड होता है तो सबोटेज थ्योरी ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है। इस केस में बर्ड स्ट्राइक को तो ऑलरेडी रूल आउट किया जा चुका है, लेकिन कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं जैसे कि साइबर अटैक और फिजिकल टेम्परिंग, लेकिन ये भी बहुत एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। इंडियन एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कंफर्म किया है कि वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जस्ट इन केस कोई इंटरनल सबोटेज या फॉरेन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व हो। अभी तक ना तो कॉकपिट में कोई सस्पिशियस वॉइस मिला है, ना ही फ्यूल टैंक में कोई एक्सप्लोसिव रेजिड्यू, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स डाटा पूरी तरह रिट्राइव नहीं होता इस एंगल को क्लोज नहीं किया जा सकता। एविएशन में सबोटेज प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना मिले इस चीज को प्रूव करना नामुमकिन है, और अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला। क्रैश के तकरीबन 28 घंटे बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया गया। ये दोनों डिवाइसेस एक्सट्रीमली हीट प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन इस केस में वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई। पहले प्लान था कि इंडिया की नई AAIB लैब में डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन डैमेज इतना सीरियस था कि ब्लैक बॉक्सेस को अब ऑफिशियली अमेरिका भेजा जा रहा है NTSB लैब में, जहां एडवांस टूल अवेलेबल है। एक इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम भी साथ जा रही है ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर कर सके। ICAO रूल्स के मुताबिक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 दिन तक और फाइनल रिपोर्ट 12 महीनों तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस ब्लैक बॉक्स डाटा से फ्लाइट के क्रैश की रीजन काफी हद तक समझ में आ जाएगी। क्रैश के बाद जब सब कुछ जल रहा था तो उसी जलते हुए प्लेन से सिर्फ एक सोल सर्वाइवर जो कि सीट 11A का ब्रिटिश पैसेंजर विश्वास कुमार था, चलता हुआ वहां से बाहर आया। उसकी बॉडी पर भी जलने के बहुत ज्यादा निशान थे, लेकिन एक मिरेकल के तौर पर वो जिंदा बच निकला। ये प्लेन सीधा जाकर जिस मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरा वहाँ पे लोग कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। वहाँ पे स्टूडेंट्स, नर्सिस और कैफेटेरिया स्टाफ मौजूद था। बिल्डिंग का 5th और 6th फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गया और साथ ही साथ 30 के करीब जिंदगियां भी अपने साथ ले गया। स्टूडेंट्स जो कि MBBS कर रहे थे और मुस्तकबिल के डॉक्टर्स बनने वाले थे, उनकी कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हुई। कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी इस इम्पैक्ट में मारे गए। इस क्रैश ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का सेंटर भी तबाह कर दिया। एक वो प्लेन और दूसरा वो मेडिकल हॉस्टल जहां पे बहुत से तलबा अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे थे। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी डिजास्टर सिर्फ हवा में नहीं होता बल्कि वो
किसी ऐसे कैफेटेरिया में भी हो सकता है जहाँ पे किसी को वहमो गुमान भी ना हो। वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए चाय पी रहे थे और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड बाद उनकी जिंदगी चली जाएगी। डीएनए मैचिंग चल रही है, फैमिलीज को आइडेंटिफाई होने में वक्त लग रहा है। एयर इंडिया ने AI-171 ट्रस्ट बनाया है ताकि विक्टिम्स को इमीडिएट एड और लॉन्ग टर्म सपोर्ट दी जाए। डीजीसीए ने एयर इंडिया के रिमेनिंग 32 बोइंग्स को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडरग्राउंड किया है। उसमें से 26 बिल्कुल क्लियर हैं, जबकि बाकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बोइंग स्टॉक भी 8% तक ड्रॉप हुआ है। पेरिस एयर शो में भी उसकी पार्टिसिपेशन हल्की हुई और उसने मीडिया को भी अवॉइड किया। ब्लैक बॉक्स का डेटा कुछ दिनों में आ जाएगा। वी विल फाइनली नो द रियल कन्वर्सेशन ऑफ द कॉकपिट एंड द जर्नी डेटा। तब तक आपका क्या ख्याल है कि ये कोई सिस्टम फेलियर था, कोई नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर या फिर साइबर अटैक? कमेंट जरूर करें और मिलकर इस मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।